अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ एक नई मशहूर कानूनी शख्सियत के साथ। और आज उनके साथ बात करेंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वकालत में कितनी स्ट्रगल दरकार है। एक यंग लॉयर के लिए क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रख कर यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। नाज़रीन, वो एडवाइज़र रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के। अगर बात की जाए तो नैब के अंदर उन्होंने एज ए प्रोसिक्यूटर काम किया। उसके बाद जो है वो पंजाब बैंक के अंदर जो है वो एज ए लीगल एडवाइज़र, और फिर उसके बाद जो है वो डिप्टी लीगल एडवाइज़र और डिफरेंट जो है वो उहदों पर जो है तैनात रहे। अब वो LDA के एक प्रोमिनेंट लॉयर के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस में भी अपना एक अच्छा मकाम बनाए हुए हैं। एक स्ट्रगलिंग वकील के तौर पे मैं उनको कंसीडर करता हूँ, एडमायर करता हूँ। हमारी जो यंग जनरेशन है यकीनन वो भी इनसे जो है वो इंस्पिरेशन लेती है। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा मुजफ्फर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और जैसे मैंने अपने तारुफ में बताया कि बहुत सारे महकमों के अंदर काम कर रहे हैं और एक मिसाल है कि कैसे आप इस प्रोफेशन के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। उनसे जो है वो रवायती तनकीद के से हट कर एक पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो भी पूछेंगे और कुछ जो है वो कड़े सवाल भी उनसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले उनका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई आपके टाइम का। आई एम ग्लैड एंड वेरी ऑनर्ड टू जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुजफ्फर, पहले हम आए अगर इस बात के ऊपर, अपनी थोड़ी ज़ाती लाइफ के में बताएं, कैसे आपने लॉ पढ़ा और फिर जो है वो किस तरह से वाई लॉ, बहुत सारे डिपार्टमेंट दूसरे भी थे। जी असद जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा फैसला था। क्योंकि आपको पता है जब बंदा ग्रेजुएशन करता है तो अगर उसने तो मेडिकल फील्ड रखी हुई है, इंजीनियरिंग, तो वो तो उसी तरफ चलता है जी। लेकिन मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो कॉमर्स में थी। तो जब कॉमर्स का ग्रेजुएट होता है तो उसका ख्याल होता है वो MBA कर ले या उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ चला जाए। तो मैंने भी ऐसे ही MBA में ही फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसका मैंने उसमें ले लिया एडमिशन, तो मेरा दिल नहीं लग रहा था। तो मैं सोचता था कि मैं क्या करूं, तो इतने में बल्कि मेरे जो आपको बुज़ुर्ग हैं वो पीर साहब मोड़ा शरीफ मेरी वालदा के वालिद हैं और मेरे वो नाना लगते हैं। अच्छा, वो वफात पा गए, तो वो हमेशा कहा करते थे कि ये मुजफ्फर जो है ना ये डॉक्टर बने। ओके। अब वो कहते हैं इसका दिल सख्त है तो ये डॉक्टर जो है ना ये अच्छा डॉक्टर बन सकता है। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो मुजफ्फर है इसको कोशिश करो कि ये वकालत की तरफ जाए और गरीब लोग, यतीम लोग और जिनका कोई नहीं होता, जो एक महंगा वकील करने से जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए वो काम करे और उनके लिए अपना लॉ करे। ये वो उनकी जो एडवाइजेस थी वो मेरे जहन में हमेशा रहती थी। वो हमेशा मैं, बल्कि मेरी जो वालदा साहिबा हैं वो भी इसी चीज़ को कहती थी कि आप को पता है कि जो नसीहत वो करके गए। ठीक। तो फिर मैंने ये किया कि जब फर्स्ट ईयर मेरा सेमेस्टर था तो मैंने उसी दौरान सोचा कि मैं अपना लॉ स्टार्ट कर दूं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मैं जाना चाहता हूँ लॉ फील्ड में, एंड आई जॉइन लॉ प्रोफेशन। ओके ओके। अच्छा, अब इस प्रोफेशन में हर दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं लर्निंग तो एक तरफ है, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस में कहा जाते हैं। जब मैंने ये तो प्रैक्टिस का कहाँ से आगाज किया आफ्टर लॉ जो है वो? लॉ आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से? नहीं, मैंने किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, सारे करते लॉ। अगर जो पंजाब का जी डिग्री हमारा जो कॉलेज था उसका नाम था पंजाब लॉ कॉलेज। ओके, पंजाब लॉ कॉलेज। तो मैं रावलपिंडी में ओके उनकी ब्रांच थी। तो वहां पे जब मैंने स्टार्ट किया ना जी, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जब लेक्चर सुनता था वुकला से तो उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था। ओके। आपको पता लर्निंग इज के व्हेन यू आर लिसनिंग आल्सो। ओके। तो मैंने जब उधर बैठ के सुनना तो मुझे इस मजमूनों से, इस फील्ड से इतनी दिलचस्पी हासिल हो गई कि एक बंदे को हुब हो जाती है ना कि बस मैं अपने एक अच्छी फील्ड ले ली, अल्लाह ताला के करम से मुझे अल्लाह ताला ने कितनी रहनुमाई दी, मैंने स्टार्ट कर दी। तो जब मैंने 99 में वकालत ना पास कर ली जो हमारी होती है, तो उसमें आपको पता है कि एक जरूरत पड़ती है कि आपने किसी न किसी सीनियर के साथ कुछ अर्सा एज ए इंटर्नी आपने काम सीखना होता है। तो मैंने अशर उसाफ अली साहब वो लाहौर में उस टाइम प्रैक्टिस करते थे और वो ही हैपेंस टू बी माय फैमिली आल्सो, मेरे रिश्ता भी है मेरी खाला की तरफ से। तो वहाँ से मैंने जब आगाज़ किया तो मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे अशर साहब ने एक दिन कुछ 2-3 महीने के बाद कहने लगे कि
अब आप चले जाएं। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा Okay. उन्होंने मुझे मैंने तो काम तो कर रहा हूँ अपना, जो एक टर्नी तो आपको पता है इट्स जी 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 स्टार्ट होता है उसका, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें इतनी है हिम्मत है कि यू कैन डू इट, अब जाओ और जाके अपना चैम्बर खोलो और अपने मेहनत करो। ओके तो मैंने फिर रावलपिंडी में स्टार्ट पाए अच्छा ऑन practice. योर ओन प्रैक्टिस जी, राइट। मैंने वहां पे जाके अपना ये 2000 की बात है और 99 2000 की जी बिल्कुल। जी बिल्कुल क्योंकि जब मैंने वहाँ पे ऑफिस लिया तो उस टाइम के ऊपर आपको पता है बड़ा मुश्किल था ऑफिसेस जी। लेना, भी जगह गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं से छोटी मोटी जगह मिली, मैंने उसमें स्टार्ट किया अपना प्रैक्टिस। और वहाँ से करते कराते जो मेरी ज़िंदगी का बड़ा एक टर्निंग पॉइंट मैं आपसे शेयर करूँ कि ये मैं बात 2001 में तो मैंने ले लिया हाई कोर्ट का लाइसेंस। ठीक तो 2003 में एक मैं केस कर रहा था, ये फौजदारी केस था और एविडेंस होनी थी रिकॉर्ड। ठीक तो मैं बेसिकली आई वाज फ्रॉम मदई साइड से था। तो मैंने उनको ये कहा कि जी कि हम एविडेंस जो है ना वो मैं रिकॉर्ड करा देता हूँ। तो फिर मेरा एक और केस में कॉल हो, तो मेरा जो एक जूनियर साहब थे वो ही इज़ वेरी लर्नेड एडवोकेट, तो उन्होंने ना वो अप्लाई कर रहे थे अपना नैब की नौकरी के लिए। ओके तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप इसके ऊपर फुलफिल करते हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं? तो वो कह के नहीं जी नहीं भी करते, लेकिन आई हैव टू अप्लाई। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा आपको पता है कि एक आपको अक्स आता है ना कि सारी पहले से प्री डिटर्मिन्ड जी जी सिलेक्शंस होती हैं। तो मैं कहा आपको पता है कि ये तो फर्जी कार्रवाई कर रहे हो, दे मस्ट हैव सिलेक्टेड द पीपल। कहते नहीं आपको नहीं पता सर, कभी कभी लक। अच्छा, ये सवालात उसके ज़हन में जो थे और जो वो कर रहा था काम, और जब मेरे दिमाग में सवालात आना शुरू हो गए, मैं केस के दौरान भी सोच रहा था कि यार मैं भी अप्लाई कर देता हूँ। ओके तो मैंने इसी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मैंने आई अप्लाइड। तो जब मैंने वो अपनी एप्लीकेशन टाइप कर ली तो लिखा हुआ था आज लास्ट डे और 4 बजे तक सिर्फ आप ले सकते हैं। ठीक ठीक वो भी एक था कि मैंने टेलीफोन किया, उन्होंने कहा जी कि आप पिंडी में हैं तो आधे पौने घंटे का रास्ता है नैब इस्लामाबाद में, आप आ जाएं, आपको आप 4:15 तक हम आपका वेट कर लेते हैं। खैर मैं पहुंच के मैंने कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में मैं नैब में अपॉइंट हो गया एज अ लीगल कंसल्टेंट। और नैब में कितने साल फिर आपने काम किया? 5 years सर। तो आप रिकमेंड करते हैं यंग लॉयर्स को जो आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं कि आप जो है वो एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं? डू यू इनकरेज दिस पॉइंट? बिल्कुल, देखें जब आप स्टार्ट करते हैं ना जी अपना प्रोफेशन, जी तो एकदम से मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को तो चाहिए कि वो अपने सीनियर के साथ जिनको थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक पीआर जिनकी नहीं है इतनी, तो उनको तो मैं समझता हूँ कि दे शुड स्टिक टू देयर सीनियर फॉर एटलीस्ट 8 to 10 years। 8 to 10 years। हाँ, जैसे वो क्योंकि वो जो काम सीखने का तरीका है ना उससे उसी जो उनको अच्छा सीनियर भी ऐसा हो जो प्रोफेशनल हो, जिनकी केसेस अक्सर लगते हो हाई कोर्ट्स में भी और उधर, ताकि उनका वक्त ज़ाया ना हो। Okay. वो उनको असिस्ट करें और उसको डीपली स्टडी करें। Okay. मैंने एक बड़े जूनियर्स देखे हैं, वो हम सीनियर वकील होते हैं, वो हमारे साथ चल रहे होते हैं, वो एक डेट जैसे जज साहब से रिक्वेस्ट कर देते हैं सर जब अवेलेबल नहीं है डेट्स ले, तो डेट्स लेना उनका काम नहीं है। Okay. उनका काम है रिसर्च करना, असिस्ट करना, पॉइंट्स निकाल के देना सीनियर्स को। ठीक। हमारी जो अभी नए जूनियर्स हैं वो अभी चूंकि जब नए आते हैं, ठीक है, वो तो एक आपकी अपीयरेंस है, वो तो आप सीख जाते हो पहले हफ्ते में कि आपने कहाँ खड़े होना है, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, प्लेंटिफ कहाँ होगा, रिस्पोंडेंट कहाँ होगा और पटिशन कहाँ, तो ये तो चीज़ें सीख लेता है विद इन अ वीक। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो असल आपका जो काम होता है वो ये होता है कि असल के इन लोगों को जितने भी जूनियर्स हैं दे शुड स्टार्ट असिस्टिंग दिस सीनियर्स कि ये केस आप देखें केस तैयार कैसे हो रहा है? कैसे केस तैयार करना है। आपको केस तैयार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फेमिलियर हो कि इस पेज के ऊपर ये चीज़ है। बिल्कुल ठीक। जो फाइल आप कैरी कर रहे हैं, चाहे वो 40 सफ़े की, चाहे वो 100 सफ़े की, आपने एक दफ़ा उसको अपनी आंखों से, अपने ज़हन से गुजारना है। बिल्कुल ठीक। तो वो काफ़ी चीज़ें आपको ना उसी में से यानी क्वेश्चन 8 वाले से आंसर 10 साल। निकल आते लेकिन हैं। एक सवाल जो जूनियर यहाँ पे लाजमी चाहेंगे कि मैं उनकी तरफ से पूछूं वो ये है कि हमारी मार्केट जो है वो प्रैक्टिस जो है यंग लॉयर के लिए इनकरेजिंग नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा ब्लंटली पूछूं तो ये है कि वो पे ही नहीं है उनके लिए, उनके सैलरी स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है। हम देखते हैं कि यंग लॉयर का कोई दोस्त है, ही इज़ वर्किंग इन अ बैंक, तो कहते हैं जी वो बड़े पैसे कमा रहे हैं। हमारी मार्केट इस एंगल से जो है वो पे
क्यों नहीं करती या ट्रेंड क्यों नहीं सेट होता इंटरनेशनल मार्केट के अंदर? तो लॉ फर्म्स हैं वो अच्छा पे करती हैं, तो तभी आप 8-10 साल गुजार सकेंगे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखें बात दरअसल आपकी बात भी आई एग्री विद यू, लेकिन देखें एक चीज़ है, एक शख्स जो पढ़ के आता है तो जो जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो जो पढ़ के आया होता है वो तो टोटली डिफरेंट एक चीज़ होती है जी। उसको ये ना समझे कि उसकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी तक ख़त्म हो गई। ठीक, असल उसकी पढ़ाई है प्रैक्टिस। ठीक, उस प्रैक्टिस के लिए भी उसका एक उस्ताद होता है। ओके, तो ये तो आप समझें कि ये जो यंग लॉयर्स हैं हमारे, ये तो पेड एजुकेशन है। Okay, यानी paid यू आर गेटिंग एन अनदर एजुकेशन, बिल्कुल ठीक। जो आपकी पोस्ट डिग्री एजुकेशन होती है, ठीक, ठीक। जिसको आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है, ठीक। आपने जॉब करना है, अपने सीनियर को कैसे उसने आर्ग्यू करना है, कैसे कोर्ट को कन्विंस करना है, ठीक। कैसे कोर्ट के आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस को। दिस इज योर लर्निंग। ठीक, और जो आप रिसर्च करते हो दैट इज ऑल्सो ये आपके असाइनमेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। सो आप ये ना समझें कि आपने डिग्री कर ली तो आज आपके पास एक डिग्री आ गई तो आपकी नौकरी लग जाएगी। नो, ओके, ओके। आप हाँ ये ज़रूर है कि अच्छे जो होते हैं सीनियर्स वो एक अच्छा बजट रख देते हैं ताकि जो सीखने वाला है उसके अकॉर्डिंगली उसको फायदा होता है। और जब उसकी वो सीख जाता है, 2-4 साल लगते हैं सीखने में, जब वो सीख जाता है तो उसके बाद और डेफिनेटली उसकी जो पैकेज है वो बढ़ जाता है। फिर मैंने ये भी नोट किया है कि हमारी कई लॉ फर्म्स हैं वो कमीशन बेस्ड भी है कि आप केस लेकर आए और केस लेकर आएंगे तो 10% आपको दे देंगे। फिर ये मैं इससे एग्री मैं नहीं करता, ये वैसे अलाउड भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं दूसरा पूछना आपसे चाहूंगा कि क्या बेनिफिट है अगर आप इतनी ज्यादा तगोदो करते हैं, जैसे आपने कहा कि यंग लॉयर को 5 से 6 साल, कई 8 साल भी, तो फिर आप समझते हैं कि स्काई इज द लिमिट, फिर यही नाम है आपका? जी बिल्कुल। देखिए मैं अपनी आपको असद मिसाल देता हूँ। मेरे घर में सब मुखालफत थी कि मेरी सिवाय मेरी वालदा के, मेरे भाई कहते थे कि नहीं ये बिजनेस करे, MBA कर रहा है, ही शुड नॉट लीव MBA, इसका सेमेस्टर ज़ाया हो रहा है। मेरे सिर्फ वालदा साहिबा ये फरमाती थी कि नहीं तुम्हारे में एक ऐसा जज्बा है, दिल है, तुम ऐसा ही काम करो। शी वॉज ओके विद द लॉ, लेकिन भाई मुखालफत करते थे, मामू मुखालफत करते थे। लेकिन अल्लाह की शान कुदरत ये देखें कि जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो अल्लाह ताला ने मुझ पे इतना करम किया, क्योंकि मैंने आपको लफ्ज़ यूज़ किया ना, हुब रखना है अपने इस प्रोफेशन से। ये वकालत सुतेली माँ है। इससे आप प्यार करेंगे तो ये आपको गले लगाएगी। वरना ये आप देखें कई हमारे वकील भाई हैं वकालत कर लेते हैं तो वो लोग उस तरह सीरियसनेस नहीं होती, तो वो इतना वो छोड़ देते हैं, फिर वो कुछ और करना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर्टी का काम इधर उधर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं अभी आऊँगा, हालिया आपने किताब लिखी, क्योंकि LDA से आप मैंने तारुफ में भी बताया कि LDA के आप अभी एडवाइज़र हैं, दूसरे लोग भी हैं, लेकिन शिकवा ये है, बल्कि अच्छी बात भी ये है कि आपके पास माशाल्लाह जो है वो 80 to 90% केसेस आपके हैं। LDA में आपके कोई ताल्लुकात हैं, इस वजह से केस मिल जाते हैं, या आप समझते हैं कि डिस्पोजल है? क्या है वजह, क्या गिदर सिंगी आपके पास? आपको पता है कि जिसने ये कहावत मशहूर है कि जिसने होमवर्क किया उसको छुट्टी कभी ना मिली। अच्छा, तो ये वही चीज़ है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे बिल्कुल ज़्यादा केसेस दिए गए, और अगर आप मेरा डिस्पोजल देखें तो पिछले 5 साल के अरसे में वी वर वेरी क्लोज टू 1000 केसेस। ठीक। तो आप खुद सोचिए कि हमारी पूरी पेंडेंसी ही हाई कोर्ट में 3500 मुकदमे की है, तो 1000 तो मैंने डिसाइड करा दिया। ओके। अब आप आगे देखिए सर कि केसेस जो है इस टाइम इंटरेस्टमेंट जो है हाई प्रोफाइल मैटर्स, आप जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना तो बंदा एक्सपीरियंस उसको उतना मिल जाता है, उसकी इंस्टीट्यूशन मेमोरी हो जाती है। ठीक। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट जो है वो मुझ पर ट्रस्ट करते थे। हमारा जो डायरेक्टर लॉ है, ही इज़ द अथॉरिटी टू इंट्रस्ट द केसेस। ठीक। तो वो उसके मुताबिक वो करते थे। एंड मैंने फिर नोट किया कि ये अल्लाह की तरफ से ही सब कुछ होता है। ठीक। तो मैं कर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए अब इतना मैं जब केसेस में हुआ अपीयर, तो मैंने जो चीज़ें नोट की कि LDA में ये चीज़ की कमी है, तो वो मैं उसकी तरफ से भी वर्क करता रहा। इसलिए मैंने ये जो किताब जो है कंपाइल की, और आप हैरान होंगे इस किताब में LDA से रिलेटेड तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन। जी, मैं अपने नाज़रीन को दिखाना भी चाहूँगा नाज़रीन, क्योंकि नीचे पड़ी है ये किताब, ये आप देख भी सकते हैं। ये क्योंकि एक एफर्ट है जिसको मैं अप्रिशिएट करना चाहता था। लोग इसे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि जनाब ये किताब कोई ऐसी नहीं है, आपने इकट्ठा करके एक किताब बना दी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर भी एफर्ट शामिल है और एक तजर्बा शामिल है, जिसको एक लॉयर, एज ए लॉयर जब मैं LDA के खिलाफ पेश होता हूँ तो मुझे मुकदमात उनकी तफसील जो है एक जगह पे मिलती है। तो ये जो है वो साहबजादा मुजफ्फर साहब का
बनता है कंट्रीब्यूशन, उनको अप्रिशिएट करना भी बनता है। अब मैं आऊँगा आपके उस सवाल की तरफ जो नाजरीन ये पूछना चाहते हैं कि एलडीए का जो कहते हैं कि लोग वहाँ पे मैंने कहता सुना है कि एलडीए कब्रिस्तान है जी, लोगों का कब्रिस्तान से मुराद ये है कि वंस आपको एलडीए ने किसी चीज़ पे पकड़ लिया, कोई आपका एनओसी कम है, कोई जो है वो आपको आपका जो है मैप शैप तो है अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन आपका कोई एनओसी आपको चाहिए, एनओसी तो छेड़ है ना एलडीए की, उसने पीछे से शुरू होना है। तो आप एज ए लीगल एडवाइज़र आप एडवाइस कर सकते हैं एलडीए को कि जनाब आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको तो आप वहीं पे टैकल करें, क्या समझते हैं? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपको मैं बताता चलूं कि 2008-9 में जब मैंने नैब से फारिग हुआ तो हमारा एक घर था फैसल टाउन में, तो मैंने उसका एनओसी लेना था। इट टुक मी एटलीस्ट 1 year टू गेट इट। तो मैंने जब बड़ी कोशिश की और उस टाइम आप एडवाइजर नहीं थे? उस टाइम मैं नहीं, एलडी का नहीं, 10 साल पुरानी बात है। तो मैंने जब बड़ी कोशिश की तो आप यकीन करो कि वो नहीं हो सका। फिर मुझे वो कई कहते थे कि ये डॉक्यूमेंट फलाना लेकर आ जाए, कहते थे कि नहीं जी आपकी डिवीजन नहीं हुई इस प्लॉट की, आपका ये नहीं हुआ, आपका वो, मेरे देयर वर सो मेनी थिंग्स। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो इसके चार्जेस होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस, वो वेरीफाई करने के जब प्लॉट एग्जेम्प्ट हुआ था तब जमा हुए नहीं हुए। अब दैट वाज वे बैक 30 years। तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं परेशान हो गया। मैं कहा देखो यार कि नैब से फारिग हुआ था मैंने, क्योंकि अपना मैं टाइटल तो नैब के दौरान यूज नहीं कर सकते, तो मैंने फिर उनको ये भी बताया भाई मैं नैब का प्रोसिक्यूटर भी रहा हूँ, तो साबिक प्रोसिक्यूटर हूँ, मेहरबानी करो, मेरा अपना घर है भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आम बंदे का ये बहुत बड़ा मसला है कि उसको एनओसी छोटे छोटे अप्रूवल के लिए बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। हाँ। आप समझते हैं वहाँ पे क्या कोई लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, नई रिक्रूटमेंट की जरूरत है, क्या वजह है? ऐसा जी बात दरअसल ये है कि एलडीए में ना अब वक्त के साथ साथ चीजें काफी बेहतर हो गई। आपने अभी पहले से हुई है, लेकिन फिर भी अभी प्रॉब्लम ये है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए एक डबल फाइल का इशू होता है, एक आपने अलॉटमेंट की, उसकी डबल फाइल बना दी। अब मैं तो कस्टोडियन नहीं हूँ रिकॉर्ड का, पहली फाइल को ख़त्म करके मैं एज ए बोनाफाइडी परचेजर हूँ, तो मैं उसके अंदर आऊँगा। अब मैं अगर सिविल कोर्ट जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं लाइन में लग गया। उसके अंदर पहले सिविल कोर्ट 5-6 साल लेगा, फिर जाहिर है अपील उसकी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो इट मे टेक 20 years और 15 years। तो इसको कर्टेल करने के लिए एलडी को क्या कर, क्योंकि आप तो इनसाइडर हैं, आप तो देख रहे हैं कि ये, मैं बताता हूँ चलो ना कि ये आप बड़े इस बात को आपके नाजरीन भी बड़े खुश होंगे सुन के और आपको भी मुतमिन होंगे। हर वक्त के पास चेंजेस तो आती रहती है। हर डीजी आता है वो ये प्रॉब्लम फेस करता है, इसको टाइम लिमिट बना देते हैं जी इतने दिन में। इस डीजी ने जो अभी करंट डीजी हैं इन्होंने एक बड़ा अच्छा, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने काम किया है। प्लीज जी, इन्होंने शिफ्टिंग ऑफ रिकॉर्ड स्टार्ट कर दी जो कि बंद हुई पड़ी थी 2-3 साल से। अब शिफ्टिंग का मतलब क्या है? जितना वो रिकॉर्ड है एलडी अपने कागजात में उसको क्लियर कर रहा है, और जो प्लॉट क्लियर है अगर उस शिफ्टिंग से वो फाइल निकल जाती है जी, तो उसके बाद जिस तरह डीएचए में आपको एक बटन क्लिक करते हैं तो उसमें से एनओसी निकल आता है। ठीक, क्योंकि उसमें सारी वेरिफिकेशन हुई होती है, तो वो खुद ही वेरिफिकेशन, लाहौर की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उन सब की वेरिफिकेशन हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है, और जब वो शिफ्टिंग सेल से निकल आएगी फाइल तो वो ऐसे ही होगा कि आपने जब अप्लाई करना है एनओसी, नेक्स्ट डे आपको एनओसी मिल जाएगा। तो अभी इन्होंने 70% ऑफ द प्रॉपर्टीज इन लाहौर कर ली है। ठीक। तो दैट मीन्स के वो जो 70% प्रॉपर्टी है जो कि हजारों में है बल्कि शायद लाखों में है, वो प्रॉपर्टीज के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक। वो जाएंगे और वो फौरन इनको एनओसी मिल जाएगा। अदरवाइज तो टाइम होता था कभी 6 महीने का, 20 साल का। मुझे आई एम ऑल्सो टाइप विक्टिम ऑफ दैट टाइम। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने तो एनओसी ले लिया, मुझे मिल गया था, लेकिन इट टुक टाइम फॉर एलडीए टू वेरीफाई ऑल द रिपोर्ट्स। बिल्कुल। तो इसमें भी अगर ये चीज आप देखें शिफ्टिंग ये बड़ा अच्छा ये इनका चल रहा है, और इस टाइम के ऊपर हमारी लिटिगेशन जो है ना वो उसमें भी बड़ा फर्क आ जाएगा। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बोनाफाइडी कमीशन आपने किताब में भी जिक्र किया है, कहने को दिखाने को बड़ा एक अच्छा लॉ लग रहा है। उनकी प्रैक्टिस ये है कि अगर फाइल 2 से 3 हाथ बिकी है तो उसको वो कंसीडर करते हैं, अगर 1 हाथ ही है तो वो उसको इतना कंसीडर नहीं करते, वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज ए बोनाफाइडी कमीशन जब मैं उनके पास जाऊँ तो अगर मैं फर्स्ट हैंड बायर भी हूँ तो मेरे मुकदमे को उस तरह से वो नहीं देखते, ये क्या वजह है?
देखिए, एक तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक किया, इसके लिए तो पूरा एक दिन आपको चाहिए जी, जी। बोनाफाइडी, क्योंकि लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। जी, जी। लेकिन मैं आपको मुख्तसर सा बताऊं, जी जी ये जिस किताब के में आपने जिक्र किया, इस किताब में इस बोनाफाइडी को एक बाकायदा हमने एक चैप्टर बनाया है। जी जी अब आपको शायद मैं ये भी बताता चलूं कि इस किताब की रीजन, इट इज नॉट अ नॉर्मल कंपाइलेशन, इट इज नथिंग, इट इज प्रॉपर इम्प्लीकेशन ऑफ माइंड, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ठीक। अब इसको जब मैंने देखा कि ये हमारी किताबें जो एलडीए के कानून की मौजूद थी मार्केट में, उसमें बोनाफाइडी कमीशन के बारे में लिखा कुछ नहीं होता था। सेक्शन 32 लिखते थे, जब अपीलें फाइल होती थी तो लिखते थे अपील अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 7। ठीक। जब जजेस पूछते थे भाई ये कहाँ लिखा है दिखाओ, तो सेक्शन 32 जब हम एलडी एक्ट खोलते थे वो तो ऑडिट के रिलेटेड होता था। ठीक। तो फिर बताया जाता था कि सर ये एक अमेंडमेंट आई थी 2013 में, उसकी अमेंडमेंट नंबर 32 है जो एलडीए के शेड्यूल के बाद लगाई गई थी। ठीक। तो मेरा मकसद कहने के लोगों को, अब आपको पता है कि अगर आप प्लॉट खरीदते हैं, जी जी अगर आप उस प्लॉट में 3 साल तक आप कोई इजाजत होती है कि आप घर ना बनाए, लेकिन अगर आप 3 साल से आगे चले जाते हैं तो वो आपको एक बिल्डिंग पीरियड ले देते हैं, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ फाइन। अब जजेस पूछते थे भाई ये तुम लोग फाइन तो करते हो कि कहाँ भाई कोई एसओपी है तुम लोगों की क्या है? तो मैंने बताया नहीं सर ये तो कानून है, इसको कैबिनेट ने प्रूव किया हुआ है कि आप बिल्डिंग पीरियड चार्जेस ले सकते हैं, मिसलेनियस रूल्स ऑफ एलडीए। ये सारी चीजें लोगों को मालूमात नहीं थी। बिल्डिंग बनाते हैं लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं और रिक्वायरमेंट क्या है। आप जाते हैं बिल्डिंग मैप अपना प्रूव कराने के लिए, एलडी कहता है कि नहीं जी आपका ये मैप हो नहीं सकता, आपके पास जगह नहीं, सेटबैक नहीं। आप कह सकते हैं जी मेरा प्लॉट 10 मरले का है, उसमें सेटबैक की जरूरत नहीं है। अब आपको ये मालूमात कहाँ से आएगी? आपकी इस बुक से आएगी, बुक है। बिल्कुल उस किताब में वक्तन फक्तन जो अमेंडमेंट्स आई, अब एक सोसाइटी किसी ने प्रूव करानी है, अगर किसी ने कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, और वो कमर्शियल एक्टिविटी कौन से इलाके में करनी है, तो ये सारी चीजें जो है ना दैट इज मस्ट टू बी अवेयरनेस। तो आवाम के लिए, जजेस के लिए और लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। बाकी बात रही बोनाफाइडी कमीशन। जी जी तो बोनाफाइडी कमीशन में वो लोग जाते हैं, अब ये बड़ा जरूरी है समझना जी कि अब जमीन उन्होंने प्लॉट खरीदा जी, एलडीए में हाजिर हुए, एलडीए ने उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक हो गया जी। बाद में ये पता लगा ट्रांसफर होने के बाद कि जी के जिससे उसने प्लॉट खरीदा था उसका इंतकाल खारिज हो गया है, उसका अवार्ड अमेंड हो गया है जी। तो जब मेरा क्या कसूर है? आपका क्या कसूर है? वो लोग बोनाफाइडी के में आते हैं। या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन गया इलीगल जो कि अब गिर नहीं सकता, तो उसको कंपाउंडेबल करने के लिए वो लोग बोनाफाइडी में जाते हैं। कोई ऐसा प्लाजा बन गया जिसकी प्रॉब्लम्स है, दे कैन गो टू बोनाफाइडी। कोई ऐसी सोसाइटी है जिसमें जो छोटे मोटे नुक्स की वजह से वो इलीगल है, वो जा सकती है। अब बोनाफाइडी कमीशन में ज्यादातर लोग वो जा रहे हैं जिनके साथ फ्रॉड हो गया कि उन्होंने चीज खरीद ली, बाद में क्या पता लगा कि जी को उसकी जमीन जो है वो कैंसिल हो गई, उसकी म्यूटेशन जी। तो और जब कैंसिल हो गई तो एलडी ने फौरन ही नोटिस निकाल दिया कि यू आर आउट। मैं मुजफ्फर आपसे ये जानना चाहूंगा कि एज ए बोनाफाइडी, देखिए मैंने तो जब आपसे आया मुझे पास इस तरह के भी केसेस आए हैं हमारे देखने के अंदर कि एक बंदे ने एनओसी ले ली है, उसके बाद भी एलडीए का नोटिस आ गया। गुजारिश कर रहा हूं ना, अगर उसकी जो चेन, आपको पता है कि फ्रॉड विशिएट द सॉलम प्रोसीडिंग्स, जी, अगर वो पता लगता है सब्सिक्वेंटली और आपकी जितनी भी एग्जेम्पशन देता है एलडीए, जितनी भी एलडीए अलॉटमेंट करता है उसमें क्लॉजेस लिखता है और अंडरटेकिंग लेता है उस शख्स को कि जो जिसको एग्जेम्पशन दी जा रही होती है, अलॉटमेंट की जा रही थी कि भाई तो अगर किसी स्टेज के ऊपर टाइटल डिस्प्यूट हुआ ये तुम्हारी अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी। लेकिन मेरी की हो रही, मैं तो नया परचेजर हूं ना। गुजारिश करता हूं ना, आप कह रहे हैं मैं उसके शू में आया हूं। बिल्कुल उसके शू में आ जाते हैं। जब आप ट्रांसफर होते हैं उसमें भी लिखा हुआ क्लॉज तो मुजफ्फर मैंने एलडीए से पूछा कि जनाब मैं प्लॉट के खरीद रहा हूँ, जो एग्जेम्प्टी है उसकी फाइल क्लियर है? आपने कहा क्लियर है। अब मैंने परचेज कर ली, अब मेरे ऊपर सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर आया जा रहा है कि मैं उसके शू में आ। देखिए मेरी बात सुने, जरूर जब एलडीए के पास जितनी मालूमात होती है उस लेनी ने कहा आपके ठीक है जी आप प्लॉट ट्रांसफर, जब ट्रांसफर हो गया दैट मींस कि देयर इज नो नथिंग अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। लेकिन सब्सिक्वेंटली मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, किसी स्टेज के ऊपर उसका इंतकाल खारिज, पता लगता है कि उसकी जमीन ही थी, पता लगता है कि एलडीए ने जो उसको प्लॉट दिया था उसकी जमीन एक्वायर ही नहीं की, पता लगता है कि वो बंदा जो है वो जालसाजी से उसने डॉक्यूमेंट
किया। अब ये जब चीजें सामने आती हैं तो फिर वो प्लॉट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एलडीए देखे ना, एलडीए कंपनसेशन देता है प्लॉट की शक्ल में अगेंस्ट लैंड। अगर लैंड एलडीए ने नहीं लिया उसके प्रीडेसेसर का, तो फिर एलडीए तो कैंसिल ही करेगा ना। वो कहेगा कि मैंने तुम्हें कंपनसेशन क्यों देनी थी, तुमने तो लैंड ही नहीं दिया। अब एक जरूरी बात है, बोनाफाइडी कमीशन में वो लोग जाते हैं। अब क्या हालात क्या बन रहे हैं कि हमारे इस डिपार्टमेंट में ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि फेक कागजात हैं। यानी कि आप हैरान होंगे असद के एग्जेम्पशन लेटर भी है, वो बंदों के सिग्नेचर्स भी उन्होंने जाली किए हुए, जाली उन्होंने एलोकेशन लेटर्स, जाली फीसें जमा कराने के चलान जाली। ठीक, ऐसा जबरदस्त माफिया है कि वो बनाते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, इसके अंदर विदाउट कनाइवेंस ऑफ द एलडीए एम्प्लॉय वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। एलडीए उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेता। मेरा एलडीए बिल्कुल, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहब है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। मैं आपको इसके बाद एक छोटा सा बताऊंगा कि सब आप ढंग के रह जाएंगे। मैं ये बता रहा था कि वो केसेस बोनाफाइडी में नहीं जाते जो फेक डॉक्यूमेंट्स में हो, जिनकी कोई बेस ही ना हो। अब देखें ना, आपने पहली बात बड़ी अच्छी बताई कि मैंने ट्रांसफर करवाया, तो अब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई, एलडी के पास कभी आया ही नहीं बंदा, वो जाली कागज बनाए हुए, तो वो बोनाफाइडी का केस वो जाएगा सिविल कोर्ट। मैं आगे आता हूँ। एलडीए का सिर्फ प्लॉट्स की हद तक नहीं है, एनक्रोचमेंट दूसरे मामलात भी हैं। शाहिद करीम साहब जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है, वो प्रोसीडिंग तो आपको पता है, केस उन्होंने अलाइव रखा हुआ है, उसके अंदर आपने भी कंट्रीब्यूट किया, सारा कुछ किया, लेकिन कुछ इतराज़ भी हैं लोगों के। अभी कुछ बेहतर हुए हैं। एलडीए के जो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो दूसरे इस चीज़ों को देख रहे हैं, या एंटी लिफ्टिंग है, वो भी ये देखा जाता है कि वेव चलती है, कुछ अर्सा जो हमें सड़कें ठीक नज़र आती हैं, उसके बाद फिर मामला, और आपको एज ए लीगल एडवाइज़र डिफेंड करना पड़ता है एलडीए को, तो वो क्या मुश्किल होता है आपके लिए? देखें, मैं तो जिनका आपने नाम लिया है, मैं तो उनको दुआएं देता हूं, बल्कि इनको आती नस्लें दुआएं देंगी। ये वो जाहिर है उन्होंने काम भी ऐसा किया, स्मोक के ऊपर काम के, एनवायरनमेंट के ऊपर काम के पिछले 5 साल। आपको पता है इसके ऊपर उनकी बड़े डिपार्टमेंट उनके अगेंस्ट भी हैं। आप निकले तो उनको होता है कि यार ये क्या केस। लेकिन देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसके साथ अल्लाह और उसको प्रॉब्लम नहीं, उसकी रीजन ये है कि हम भी एक डिपार्टमेंट है, हमारे साथ 8-9 डिपार्टमेंट्स हर पेशी फ्राइडे को पेश होते हैं और हम अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं। अब ये देखें, ये इतनी इम्प्रूवमेंट्स है। आज भी लाहौर को लोग कहते हैं ये पाकिस्तान का पेरिस है। जी, खूबसूरत शहर है, लेकिन कितने शहर हैं जो इसमें फैसिलिटीज हैं वो शायद ही पाकिस्तान के किसी शहर में हो। लाहौर इज लीडिंग सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा देखिए, स्मोक का जो इशू है, सारा कुछ वो बेड़ा गर्क कर देता है इस सेंस के अंदर कि वो। तो आज आप मुझे देखें, इस दफा आपने स्मोक देखी आई और खत्म हो गई, जो कि कहा जाता था कि फरवरी तक ये रहेगी। जनवरी फरवरी में आपको क्लियर सनशाइन नजर है जिस तरह इस्लामाबाद में। लेकिन फिर भी पोल्यूटेड सिटी ऑफ वर्ल्ड जो है वो हमारे साथ टाइटल रहा, हमें बार बार वो बताते रहे। ये क्या वजह है? देखिए, उसमें ये भी जो कुछ अरसे के लिए जो एक स्पेल आया था स्मोक का, ये भी अगर मैं इस गवर्नमेंट की भी दाद देता हूँ, इन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स उठाए जी किए, और इन्होंने अप्रिशिएट भी किया इस मामले में। बिल्कुल, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवाई और इन्होंने साबित किया कि दे आर कंसर्न्ड, और इस वजह से आप देखेंगे स्मॉग का काफी अच्छा रिजल्ट रहा। ये स्मॉग जो बेसिक स्मॉग है ना, वो आपको पता है कि कंजेशंस जहाँ पे ट्रैफिक पे प्लाई हो रही थी, रोड चल रही, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो वहां पे अगर रुकावट आ जाती है तो गाड़ी खड़ी है तो धुआं निकल रहा है, तो वहां से स्मॉग इकट्ठी होती जाती है। बिल्कुल ठीक। और जो ईंटों के भट्टे थे, जो स्टेबल बर्निंग की जा रही थी, ये 3 सोर्सेस थी लाहौर शहर के लिए जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी स्मॉग में। सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशंस, और ये अब हैरान होंगे, एलडीए ने पिछले 2 साल में आप देखें कि इतनी डेवलपमेंट की है लाहौर में, पुल बनाए। अच्छा, ये भी एक नुक्ता है इतराज रहा शाहिद करीम साहब की तरफ से, ऑनरेबल जस्टिस है हमारे, उन्होंने कहा आप अब खोद के बैठ जाते हैं और उस पर आप बनाएंगे अंडरपासेस, तो सारा साल हम भुगतेंगे। तो इसकी कोई प्लान नहीं होता कि आपने कब बनाना है, कब नहीं बनाना है? आप समझते हैं कि वो भी जरूरी है कि अगर आप ट्रैफिक को फ्लो नहीं करेंगे तो फिर आप बनाएंगे नहीं तो फ्लो नहीं होगा। कोर्ट ने जब ये हेयरिंग्स की और कोर्ट ने जब वर्जन सुना एलडीए का, तो कोर्ट ने कहा ये तो बहुत जरूरी है ये बनना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 20-20 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है और आज की तकलीफ जो है कल का राहत है। तो उन्होंने तो इस चीज को इनकरेज किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जब आप ये बना रहे हैं तो ये सीजन जो है ना आपका
स्मॉग सीजन में आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना करें। ठीक ठीक। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप करना भी तो एसओपीज को फॉलो करें। एसओपीज क्या है कि उसका छिड़काव करें मिट्टी के ऊपर पानी का हर थोड़े 2-4 घंटे बाद, ताकि मिट्टी उड़े ना, बिल्कुल ठीक, और वो बैठी रहे। इससे भी जो है ना वो डस्ट पार्टिकल्स नहीं हवा में होंगे। स्मोक से आगे जाना चाहूंगा। हाउसिंग सोसाइटीज, वो लोग आपसे बड़ा तंग है, लेकिन जो एलडीए के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि ये एक मीडियोकर कह ले, एक मिडिल क्लास लोगों को जो है कैटर करने के लिए थी। किसी ने गुलशन रावी, इकबाल टाउन, इस तरह से दूसरा जो आप देख लें जोहर टाउन, ये वो मिडिल क्लास लोग थे जो आराम से, क्योंकि हर बंदा तो डीएच नहीं जा सकता। उस तरह से आप समझते हैं कि डीए नहीं कम्पीट हो सका, एलडीए की कम है। एलडीए सिटी भी देखे, एवेन्यू भी देखे, कम है रफ्तार और उसकी प्रोग्रेस। ये आप क्या समझते हैं, इसके अंदर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी या फिर कोई दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव करने की जरूरत है? देखिए ऐसा जी, एलडीए को इफ यू आर कंपेयरिंग विद डीएच तो एलडीए का एक चैप्टर, एक सेगमेंट छोटा है ना, जी, उसका जो सेक्शन भी छोटी है। ठीक। एलडीए इज अ वास्ट, जी जी, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है। और अब आप एलडीए का दफ्तर जरूर विजिट करें, यू विल फाइंड अ डिफरेंस। अब आप कोशिश कीजिए, मैंने जैसे आपको बताया ना कि रिकॉर्ड शिफ्टिंग हो रही है, कंप्यूटराइज्ड है, जैसे अब आप जाएं वन विंडो पे जाके आपको आइडिया हो जाएगा कि आप एलडीए इज नॉट लाइक दैट। ठीक ठीक। एलडीए में आपको जो भी आपकी कोई कंप्लेंट है, कुछ है, वो आप रिलेटिव जो रिस्पेक्टिव डायरेक्टर है वो वन विंडो पे बैठे होते हैं। ठीक। आपको डायरेक्ट, आपने फर्ज करें आपने अपनी फाइल का मुआयना करना है तो यू विल गेट अंडर वन रूफ, वन विंडो का कॉन्सेप्ट ही यही था। ठीक, ठीक। लेकिन अब जो इसमें चेंजेस आते आते हैं वक्तन फक्तन, अब इट इज वेरी डिफरेंट। ठीक, ठीक। अब एलडीए में इतना इजी नहीं है। और आप देख लें कि अभी भी ये एलडीए की जो प्रॉपर्टीज हैं गुलबर्ग, आप देख लें वो तो स्क्वायर फीट में आप इतनी एक्सपेंसिव है। आप देख लें, मालम रोड देख लें, तो ये तो सबसे बड़ा बजट भी इसी का ही है। जी जी बिल्कुल। तो जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इतने आपने जो बड़े मंसूबे अपने देखे हैं वो लगाए हैं, एलडीए नहीं, आप कहते हैं कि एलडीए ने डिलीवर किया है, लेकिन स्कोप बड़ा ज्यादा जी। किताब की तरफ मैं थोड़ा आना चाहूंगा। किताब से ऑनरेबल जजेस भी फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि पहले कोई पोर्शन कहीं पे था, कोई ऑनलाइन निकालना पड़ता था, तो कोई इसका दूसरा भी आप एडिशन सोच रहे हैं, कोई इसके अंदर बेहतरी कब तक आप? जी मैं बिल्कुल, मेरी अपनी जो है ना तकरीबन इस टाइम के ऊपर मोर देन 30 जजमेंट्स हैं ऑन एलडीए रिपोर्टेड। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं अब जो सेकंड एडिशन ला रहा हूँ उसमें आई विल पुट द लॉ, जो एलडीए एक्ट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो उससे रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला अब मेरा सेकंड, और इसमें मैंने काम शुरू कर दिया हुआ है। ठीक ठीक। सबसे पहले तो आप जजमेंट्स को इकट्ठी करते हैं ना कि कौन सी जजमेंट है, वो एलडीए ने एक दो केसेस में लूज भी किया है, लेकिन वो उसमें लॉ क्रिएट हुआ है। ठीक। अब जिस तरह एलडीए कोई भी चीज करता है, एक्शन करता है, तो पहले नोटिस करता है। ठीक। सेक्शन 40 का नोटिस होता है, उसको बुलाया जाता है, सुना जाता है। लेकिन अगर कभी एक्शन ऐसा हो जाता है विदाउट नोटिस, तो उसके ऊपर भी जजमेंट्स हैं। तो वो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एडिशन में ना, हमने इसी साल का क्या हुआ कि हमने लेके आना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक जो बात इसके अंदर आ रही है वो ये है कि आप इसके अंदर दूसरे जो लोग हैं, ओवरऑल एलडीए की जितनी जजमेंट है वो भी इंक्लूड करते हैं या सिर्फ अपनी करते हैं? नहीं, इसमें तो 30 तो मेरी अपनी जजमेंट्स हैं। इसके अलावा उसके अलावा जो जजमेंट्स हैं वो भी इंक्लूड होंगी, बिकॉज अगर किसी वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर है या इसके किसी भी ऐसे पॉइंट है तो वो मैं करूंगा शामिल। उसमें भी वी हैव फिगर आउट मोर देन 7 जजमेंट्स मोर, 7 जजमेंट जो मैंने रिपोर्ट हुई है, जो मेरा दिल है, जिसमें आपको पता है एलडीए के जो मुलाजमीन है जी, हम आज तक ये समझ रहे हैं कि वो रेगुलेशंस के तहत रेगुलेट होते हैं, तो वो चूंकि स्टैट्यूटरी नहीं है, लिहाजा वो हम ये समझते थे कि ये इनके खिलाफ रेट नहीं है। लेकिन अब क्या मालूम पड़ा कि ये तो स्टैट्यूटरी है बाय अभी लेटेस्ट जजमेंट जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब की, वो जजमेंट को मैं कोट कर रहा हूँ। ठीक। तो उसमें हमें ऑल्टरनेट रेमेडी भी दे दी गई। ओके। तो इसी तरह मैं आपको देखे ना कि ये इस किताब का एक और बहुत बड़ा फायदा है जी, हमें मालूम ही नहीं था कि हमारे हर रूल अगर वो कमर्शियल है, कमर्शलाइजेशन रूल्स, हमारी वहाँ पे ग्रीवेंस कमेटियां बनी हुई। ठीक ठीक। अब होता ये है कि हाई कोर्ट में आप रिट फाइल कर देते हैं जी, हाई कोर्ट हमसे कमेंट्स मांगता है, हम कमेंट्स देते हैं, उसकी बारी आती है साल 1.5 साल बाद, तो पता लगता है ओह ये तो केस रेफर होने वाला है। तो 1.5-2 साल का जो पीरियड है वो आप देखें कि कोर्ट की भी पेंडेंसी रही, एलडी की भी पेंडेंसी रही, और बाद में उसे रेफर ही होना था नीचे। तो ये कवानीन में जो कमेटीज बनाई है, जुडिशल कमेटी, अब तो चीफ जस्टिस साहिबा ने कहा ना कि पहले आप जितने भी इदारे हैं वो ग्रीवेंस कमेटी बनाएं, ठीक, पहले वहां जाए, फिर आपके पास कमर्शियलाइजेशन के बारे में बिफोर आई कंक्लूड,
कमर्शलाइजेशन के बारे में इतराज़ लोगों का ये है कि पहले आप नोटिस करते हैं, फिर आप सील कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि थोड़े दिनों के बाद उन्होंने पैसे अदा किए, जुर्माना अदा किया, तो वो आपकी ओवरऑल जो सोसाइटी का एक नक्शा था वो बदल गया और उन्होंने प्रॉपर्टी कमर्शियल करवा ली। ये क्या तरीके है? देखें, ये हम लोग कोई उनको बेल आउट नहीं करते, जो कानून ये इजाजत नहीं देता। कानून जो इजाजत देता है वो ये देता है कि अगर कोई बंदा इलीगल एक्टिविटी कर रहा है उसको पेनल्टी की जाए, ठीक, और LDA इम्पोजिंग। तो फिर वो कमर्शियल वहाँ पे उसको आप कमर्शलाइज कर देते हैं, फिर वो कर सकते हैं वहाँ पे? देखिए, कि वो डिपेंड करता है कैटेगरी। देखें, ये माजी में आज से कोई कुछ अर्सा पहले यहाँ पे हमने देखा लोगों ने घरों को नक्शे भी चेंज कर दिए, होटल खोल लिया, बैंक को दे दिया, किसी रोड को उन्होंने जब देखा ये कमर्शियल है तो अब इसमें एक बहुत बड़ी जजमेंट आई पिछले दिनों, और उन्होंने कहा कि जो LDA ने जब ऐलान कर देता है कि कमर्शियल है तो आप कमर्शियल टैक्स नहीं ले सकते, कन्वर्जन। जो कन्वर्जन जो उसका होता है प्रॉपर्टी का टैक्स होता है वो आप नहीं ले सकते। तो हमने इनको ये कहा कि नहीं जी, कि ये कानून ये नहीं कहता, कानून ये कहता है कि इवन अगर हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये रोड जो है कमर्शियल है तो टैक्सेस अगर जो प्रॉपर्टीज उसके ऊपर बनी हुई अबट करती हैं और वो रेजिडेंशियल थी पहले डिक्लेरेशन से पहले, कन्वर्जन, तो वो कन्वर्जन फिर भी देंगे। बिल्कुल ठीक। ये तो नहीं हो सकता कि वो प्रॉपर्टी वन फाइन मॉर्निंग उसकी लॉटरी निकल है और वो हमने देखा DHA के अंदर जो पहले दिन से रेजिडेंशियल है वो आज भी रेजिडेंशियल है, जो कमर्शियल है वो उससे डिविएट नहीं करेंगे। कंटोनमेंट में भी हमने इसी तरह से देखा। हमने बाकी इधर क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंटेशन है, क्यों हम अपनी पॉलिसी को स्विच करते रहते हैं, ये क्या वजह? देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, आपका शहर बढ़ता है, आप एक्सीड करते हो, ये इस इंसानी जिस्म है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो जिस तरीके से ये चीज़ें आती हैं कमर्शियल रोड डिक्लेयर करनी पड़ती हैं, और वो रोड्स जहाँ पे आपकी अब समझें कि इतनी सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। व्हाट आई मीन हियरिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट, मैं LDA की जब जाता हूँ अथॉरिटी की मीटिंग्स में, ये बात आ रही होती है बातें कि जनाब ये तो बहुत ज्यादा जो है ना इधर एक्टिविटी हो रही है, तो फिर नेस्पाक को दिया जाता है कंसल्टेंट्स को। आपको पता है कमर्शियल एक्टिविटी से एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होती है, यही मैं तो उसके लिए भी बड़ी इसकी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट LDA के अंदर भी है, और वैसे भी एनवायरनमेंट की रिपोर्ट्स ली जाती है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जहाँ पे तो डिक्लेरेशन हो जाती है वो तो कानून सुप्रीम कोर्ट में ये सेटल हो गया कि ये नहीं कि वो एक रात को सोया अगले दिन पता लगा डिक्लेयर उसकी जो प्रॉपर्टी 4 करोड़ की थी 10 करोड़ की, ऐसी बात नहीं। ही हैज टू पे द कन्वर्जन फीस, क्योंकि ये तो उसको देना पड़ेगा। ठीक पॉइंट। दूसरी बात ये है कि लोगों ने स्कूल बना लिए जी रेजिडेंशियल एरियाज में, ठीक है जी, अब वो इलीगल एक्टिविटी है जी, तो उसके लिए उसको खत्म करने के लिए वो पेनल्टी डाल के कहते हैं 1 साल के अंदर अपना स्कूल यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। साहबजादा ये बताइएगा कि आप सिर्फ LDA के मुतल्लिक ही काम कर रहे हैं या अपने जो बाकी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे आपने NAB में भी काम किया, बैंक्स में भी काम किया, उनके भी आप केसेस टेकअप करते हैं? जी अच्छा जी, मैं जब NAB में मैंने 5 साल खिदमत की ना अंजाम दी, मैं 2004 से लेके 2009 तक मैं NAB में रहा, और उसके बाद फिर मुझे ना एक मौका मिला ऐसे कि मुझे पता लगा कि पंजाब बैंक के ना बड़ा डिफ़ॉल्ट है, और तब एक NAB का कानून था विलफुल डिफ़ॉल्ट। उसके तहत जो बैंक्स होते थे ना वो रेफर करते थे स्टेट बैंक गवर्नर को कि जी कि ये बंदा पेमेंट नहीं कर रहा, विलफुल डिफ़ॉल्ट कर गया है, और वो गवर्नर जो है ना वो रेफर कर देता था NAB को, NAB रेफरेंस फाइल कर दी। तो मुझे कहा गया कि जी कि आप आएँ और चूँकि आप NAB में रहें और आप थोड़ा एजुकेट भी करें और इसको आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता लेकिन मैं ये कहता हूँ इट्स अ टीम वर्क। हमने बहुत बड़ी रिकवरीज की थ्रू NAB, बैंक ऑफ पंजाब ने। और फिर मुझे ये भी अल्लाह ताला ने एजाज़ हासिल किया कि मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल ट्रेनर बन गया। तमाम बैंक्स के लीगल हेड्स को, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स को, इन सबको मैं ट्रेनिंग्स देता था कि हाउ टू मूव अ केस टू, इवन के स्टेट बैंक वालों को कि आपने कैसे रेफर करना है केस। फोरक्लोजर्स के ऊपर मैं ट्रेनिंग्स देता था। मेरे आप कभी तशरीफ लाएं तो मैं आपको मेरे एहसास ही मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एहसास कि मैंने इम्पार्ट की एजुकेशन जो मैंने लर्न किया। तो उस टाइम के ऊपर जब मैंने अपना ये अल्हम्दुलिल्लाह जब पंजाब बैंक से फारिग हुआ तो मैंने अपना जब चैम्बर खोला 2015 में, 5 ईयर्स मैंने उधर भी काम किया। इस दौरान मैं लीगल हेड तक गया। तो मुझे जब ये चैम्बर खोला तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी इदारे जो है उन्होंने लीगल एडवाइजर रख लिया। तो अभी आप करते हैं बैंक्स का काम? जी बिल्कुल, मैं बैंक्स, मेरे पास जो जितने लार्ज बैंक्स हैं वो सब मैं पैनल पे उनके और मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ।
बल्कि मेरा जो अपना पंजाब बैंक है मैं उनको भी हेल्प कर रहा हूँ, Okay. जिसमें मैं लीगल हेड भी रहा। और नैब के भी मुकदमात फिर आप टैकल जी करते मैं उसके बाद जब मैंने 2015 में अपना चैम्बर खोला तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया थी प्रैक्टिस अपनी, तो उसमें मैंने अपना नैब के मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस आए ओके और मैंने बड़े कंटेस्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल की। तो उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस डिपार्टमेंट, एक एलडी है उसमें भी भेजना था। बिल्कुल ठीक है। जब मैं एलडीए में जा रहा था लोग कहते थे कि कहाँ जा रहे हो, ये तो डिपार्टमेंट जो है ये तुम पे पता नहीं कैसा तुम फील करो जब इधर काम करो, ये करो वो, जैसा लोगों को होती थी। मैं कहता नहीं, अल्लाह की तरफ से ये चीज़, लेकिन आपके लिए अल्लाह की अच्छा तरफ से साबित है। हुआ, आपने काफ़ी परफॉर्म किया। जी मैंने बड़ा सीखा जी। मैंने एलडीए में काम अपना करने से मुझे मैं समझता हूँ कि मैंने 10 साल की प्रैक्टिस इकट्ठी सीख ली। बिल्कुल जो ठीक, एक्सपीरियंस बिल्कुल मिला था 10 ईयर्स की प्रैक्टिस का, वो मुझे इन 5 सालों में मिल गया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने देखा साहबजादा मुजफ्फर जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, जिसके अंदर जो यंग लॉयर है उसके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए। किसी दूसरी कानूनी मशहूर शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।